नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई करंट में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 18 और 19 मार्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर पेन नैयर नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन करने का निर्देश दिया है। यह नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है पेन नैयर नदी की। तो पेन नैयर नदी दोस्तों, जो पेन्नैयर नदी है इसको पेन्नैयर नदी या पेन्नैयर नदी और इसके साथ में ही दोस्तों इसको बोला जाता है तेन पेन्नई नदी। तेन पेन्नई नदी, इसको तेन पेन्नई नदी भी बोला जाता है और दूसरे नंबर पर इसको दक्षिण पेन्नार नदी भी बोला जाता है। दक्षिण पेन्नार नदी। तो ये याद रखना है दोस्तों कि जो पेन्नैयर नदी है इसको पेन्नैयर नदी, तेन पेन्नई नदी या दक्षिण पेन्नार नदी भी बोला जाता है। और इस पेन्नैयर नदी का दोस्तों जो उद्गम है, यानी ये दोस्तों नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नदी निकलती है नदी पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? नदी पहाड़ियों से। तो नदी पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे हैं? तो नदी पहाड़ियाँ दोस्तों हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटक का, और कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है चिकबल्लापुर। चिकबल्लापुर, चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, यानी नदी पहाड़ियाँ चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से ये नदी निकलती है। तो ये यहाँ से इसका क्या है? उद्गम स्थल है दोस्तों। और इसी पेन्नैयर नदी पर ही एक डैम भी दोस्तों बनाया गया है। इस पेन्नैयर नदी पर दोस्तों एक डैम भी बनाया गया है जिसका नाम है कृष्णागिरी डैम। क्या नाम है? कृष्णागिरी डैम दोस्तों इसका नाम है। और इसके साथ में ही ये पेन्नैयर नदी दोस्तों कहाँ पे गिर जाती है? तो ये दोस्तों गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों को दोस्तों देख लेते हैं। पेन्नैयर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ दोस्तों हैं चिन्नार नदी। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? चिन्नार नदी। चिन्नार नदी एक सहायक नदी है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों आ जाएगा मरकंडा नदी। मरकंडा नदी, मरकंडा नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। और तीसरे नंबर की दोस्तों जो नदी है वो है वानियार नदी। वानियार नदी। और चौथे नंबर पे आ जाता है दोस्तों पंबन नदी। पंबन नदी। ये इसकी दोस्तों क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर पेन्नैयर नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन करने का निर्देश दिया है। यह नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये दोस्तों जिसका विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर अनुच्छेद 131, जो अनुच्छेद 131 है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो भारत सरकार या किसी राज्य के अंदर या एक राज्य या दूसरे राज्य से कोई भी विवाद जो होता है उसका निर्णय 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है दोस्तों। और पेन्नैयर नदी के तट पर जो शहर हैं उनके नाम हैं दोस्तों बेंगलुरु, होसुर, तिरुवन्नामलई, कुड्डालोर दक्षिण आदि शहर बसे हुए हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में फ्लू वायरस के उप प्रकार के कारण, उप प्रकार है दोस्तों फ्लू वायरस का सब टाइप, हरियाणा और कर्नाटक में एक एक मौत की पुष्टि की है। उस वायरस का नाम क्या है? H1N1, H3N2, या फिर H1N3, या फिर H2N3। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो फ्लू वायरस है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है दोस्तों। और इन्फ्लुएंजा वायरस दोस्तों इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसकी यदि बात करें तो ये दोस्तों इसके भी 4 टाइप होते हैं। और ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस ए, और इन्फ्लुएंजा वायरस बी, और इन्फ्लुएंजा वायरस सी, और इन्फ्लुएंजा वायरस डी। तो ये 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। तो इसी में से जो इन्फ्लुएंजा ए है दोस्तों, यानी कौन सा? इन्फ्लुएंजा ए, इस वाले का, इन्फ्लुएंजा ए का ही दोस्तों ये सब टाइप है। उस वायरस यानी वो कौन सा सब टाइप है जिसके चलते यहाँ पर 2 मौतों को रिकॉर्ड किया गया है फ्लू वायरस के चलते। तो उस दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस ए के सब टाइप का नाम बताना है जिसकी वजह से हरियाणा और कर्नाटक में एक एक मौत रिकॉर्ड की गई है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर H3N2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसके चलते ही तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए का सब टाइप दोस्तों क्या हो जाएगा, सब टाइप है जिसका नाम है H3N2 दोस्तों। क्या नाम है? H3N2। H3N2 ये इसका दोस्तों क्या है, सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा डी दोस्तों जो वायरस है ये मवेशियों और सुअरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने 18 मार्च को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। IREDA की स्थापना कब हुई थी? 1987 दोस्तों, यहाँ पर डबल ऑप्शन टाइप हो गया तो यहाँ पर 1988 कर लीजिए, 1990 कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 1987, 1990 या 1988 या फिर 1989। तो इसकी जो दोस्तों स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1987 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला वाला। इसकी स्थापना दोस्तों 1987 में की गई थी। अभी हाल ही में दोस्तों जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है RBI के द्वारा, क्या दोस्तों, RBI के द्वारा इसको किसका दोस्तों दर्जा दिया गया था? RBI ने दोस्तों यहाँ पर किसका दर्जा दिया था इसको? तो इसको दर्जा दिया था IFC का। RBI ने किसका दर्जा दिया था दोस्तों? तो IFC का कुछ दिन पहले, यानी IFC मीन्स इंडियन नहीं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दोस्तों दर्जा RBI ने अभी कुछ दिन पहले ही दिया था। तो इसका फुल फॉर्म जो दोस्तों होता है वो होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो IREDA दोस्तों पहले इस कंपनी को निवेश और क्रेडिट कंपनी कहा जाता था और 1987 में दोस्तों ये एक NBFC के रूप में पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और ये मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है और अध्यक्ष दोस्तों इसके कौन है? तो अध्यक्ष का नाम है दोस्तों प्रदीप कुमार व्यास। प्रदीप कुमार व्यास इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं, यहाँ पर ये याद रखना है। तो IRDA के दोस्तों पहले नंबर पे RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया था कुछ दिन पहले ही, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी मिल गई थी। और उसी जो IREDA है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड और पहले दोस्तों एक निवेश और क्रेडिट कंपनी थी और वर्ष 1987 में इसकी स्थापना हुई और मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है। और अध्यक्ष और MD की बात करें तो वो है प्रदीप कुमार व्यास। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए एक जॉब पोर्टल झरनी योजना नाम से लॉन्च किया? उस राज्य का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड। किसी राज्य में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए एक जॉब पोर्टल दोस्तों झरनी योजना नाम से झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर निजी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, उसमें स्थानीय उम्मीदवारों को जो लोकल वहाँ के व्यक्ति हैं, झारखंड रोजगार अधिनियम दोस्तों 2021 में बनाया गया था जिससे कि लोकल स्तर पर लोगों को जॉब मिल सके। और लोकल स्तर की जो नौकरियां हैं उसमें दोस्तों लोकल जो क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, उनको कितने परसेंट उनका जो कोटा होगा वो 75% होगा और जिसको लागू करने के लिए दोस्तों ये झारखंड ने अधिनियम भी बनाया था। PM मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका दोस्तों उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों मिलेट्स सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का जो वर्ष है, यानी जो दोस्तों बाजरा वर्ष है, मिलेट्स का मतलब बाजरा ही होता है, और बाजरे का वर्ष दोस्तों यहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया है वो कौन सा है? उसका दोस्तों नाम है 2023, यानी 2023 जो वर्ष है इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजरे के वर्ष के रूप में नामित किया गया है। दुनिया का शीर्ष उत्पादक की बात करें दोस्तों तो वो कौन है? तो वो हमारा प्यारा भारत ही है, यानी दुनिया में जो शीर्ष उत्पादन है बाजरे का वो हमारा भारत ही करता है। और शीर्ष राज्यों की बात करें भारत के अंदर कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादित होता है? तो वो राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर बताना ये है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो रामचंद्र पौडेल ये दोस्तों हैं राष्ट्रपति। ये नेपाल के दोस्तों क्या हैं? ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और विद्या देवी भंडारी ये दोस्तों पूर्व में राष्ट्रपति थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये राष्ट्रपति नहीं रहीं। इनके स्थान पे दोस्तों कौन बन गया था? रामचंद्र पौडेल। और अब दोस्तों जो बने हैं तीसरे नंबर के दोस्तों दिख रहे हैं कि पुष्प कमल दहल, तो ये हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। ये नेपाल के क्या हैं? ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राम सहाय प्रसाद यादव, यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 है, राम प्रसाद यादव।
इनको दोस्तों क्या बना दिया गया है, ये तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं नेपाल के। हाल ही में प्रतिष्ठित 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शिवशंकरी। शिवशंकरी को 32वां राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान मिल गया है दोस्तों। और ये किस पुस्तक के लिए मिला है, इनकी किस लेखक के लिए मिला है, तो मिला है सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए, इस दोस्तों रचना के लिए इनको मिला हुआ है। और ये सूर्यवंशम दोस्तों जो इनकी जो पुस्तक है, ये दोस्तों एक प्रकार का संस्मरण है, एक प्रकार की यादें हैं दोस्तों, संस्मरण है। और इसी संस्मरण के लिए इनको क्या मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है। और ये शिवशंकरी दोस्तों ये क्या है, ये एक तमिल लेखक है, ये एक तमिल लेखक हैं दोस्तों, तमिल लेखक हैं। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। और इसमें दोस्तों कितना, 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का दोस्तों। यदि बात करें 31वें सम्मान की, जो 31वां दोस्तों था, 31वां सरस्वती सम्मान, तो वो दिया गया था रामधरस मिश्र को। और तीसवां दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। और दामोदर मौजी दोस्तों, यहाँ पर ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टअप 20 समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गंगटोक सिक्किम, शिमला हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड? तो बता दें दोस्तों, अभी इसका आयोजन जो है वो किया गया है गंगटोक सिक्किम में। स्टार्टअप 20 समूह की बैठक का आयोजन गंगटोक सिक्किम में किया गया। सिक्किम की स्थापना दोस्तों कब की गई? 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में की गई थी, 22वें राज्य के रूप में। सीएम दोस्तों यहाँ पर कौन है? तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर का नाम है पीएस तमांग। और कंचनजंगा जो पर्वत है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दोस्तों तीसरी ऊंची चोटी है। दुनिया कितने नंबर की है? दुनिया में दोस्तों ये तीसरे नंबर की ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर स्थित है? जो सिक्किम में दोस्तों स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है या कितने प्रतिशत है? हाल ही में दोस्तों अभी इसके डेटा को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया। तो सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो दोस्तों कहाँ की थी? तो वो थी बिहार की। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61.8%। 61.8% दोस्तों जो साक्षरता दर थी वो कहाँ की थी? तो वो बिहार की थी। और ये दोस्तों पूरे भारत में सबसे कम है। तो यदि बात करें कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो रही है वो रही है दोस्तों केरल। केरल में सबसे ज़्यादा यानी उच्च साक्षरता दर रही है, जिसका परसेंटेज है 94%। और इसके साथ में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की भी दोस्तों यहाँ पर कितनी रही है? अरुणाचल प्रदेश में 65.3%। और राजस्थान की भी दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नहीं रही है, 66.1% यहाँ पर रही है दोस्तों। यदि बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो वो है 91.85%, मिजोरम है 91.33%। और ग्रामीण भारत दोस्तों, ग्रामीण भारत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 67.77%। और शहरी भारत दोस्तों 87.11% यहाँ पर साक्षरता दर रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनुसंधान का समर्थन करना है और उपकरण प्रदान करना है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों इंडिया AI। इंडिया AI का दोस्तों जो मीनिंग होता है वो होता है द नेशनल AI पोर्टल। और लॉन्च किया गया दोस्तों इसको जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? 2018 में। और इसको किसने किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन प्लस नासकॉम में मिलकर के इसको दोस्तों लॉन्च किया है। अमेरिकी सीनेट ने किस व्यक्ति को भारत में संयुक्त राजदूत नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी, डेनियल बेनेट स्मिथ, अतुल केशव या फिर डिनॉल्ट डेफलिन? तो अमेरिकी सीनेट के द्वारा दोस्तों एरिक गारसेटी को यहाँ पर भारत में संयुक्त राजदूत दोस्तों यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एरिक गारसेटी दोस्तों लॉस एंजल्स में USA के क्या थे? पूर्व मेयर थे दोस्तों। और इनकी जो सीनेटर हैं 100 सीनेटर हैं दोस्तों USA में। तो इनकी नियुक्ति में काफ़ी बाधाएं आई और फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो बाइडेन की जो है मेहनत रंग लाई दोस्तों, एरिक गारसेटी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? उसका नाम क्या है? INS द्रोणाचार्य, INS विक्रांत या INS विराट या फिर INS चक्र? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किसको किया गया है? INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को दोस्तों कोच्चि केरल में 1989 में कमीशन किया गया था। और प्रेसिडेंट ने कोचीन शिपयार्ड में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत क्या नाम है दोस्तों? INS विक्रांत का भी दौरा किया। प्रेसिडेंट कलर्स राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी इकाई को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। सर्वोच्च सैन्य सेवा में असाधारण समर्पण और बहादुरी के लिए सैन्य इकाइयों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। योग्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सैन्य समुदाय में उत्कृष्ट योगदान की आवश्यकता होती है। और इस प्रेसिडेंट कलर की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 मई 1951 को।
27 मई 1951 में दोस्तों प्रेसिडेंट कलर की स्थापना हुई थी और इसे सबसे प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। PLI का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्ट लाइन इंसेंटिव या फिर प्रॉफिट लाइन इंसेंटिव। तो इसका दोस्तों जो सही हो जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट लाइन इंसेंटिव। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। PLI योजना स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करती है और इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत में सिलीगुड़ी, दोस्तों सिलीगुड़ी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में पर्वतीपुर तक हाई स्पीड डीजल परिवहन के लिए प्रस्तावित एक पाइपलाइन है और ये कितने किलोमीटर की लंबी है दोस्तों, ये बताना है। जिसका उद्घाटन दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो कितने किलोमीटर की लंबी है? तो ये दोस्तों लंबी है 130 किलोमीटर की। ये 130 किलोमीटर लंबी डीजल परिवहन पाइपलाइन है। ये दोस्तों इसका उद्घाटन हो जाने से परिवहन बहुत आसानी से हो सकेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों है 130 किलोमीटर यहाँ पर बनाई गई है। हाल ही में TCS का नया CEO किसे बनाया गया है? तो नया CEO दोस्तों बनाया गया है के कृतिवासन को। यहाँ पर के कृतिवासन को TCS का नया CEO बना दिया गया है। भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? 2030, 2025, 2027, 2028। तो यहाँ पर जो 2025 दिख रहा है, तो 2025 तक दोस्तों भारत टीबी मुक्त होना चाहता है। टीबी मुक्त होना चाहता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, टीबी से मुक्त होना चाहता है टीबी 2025 तक। और 2030 तक दोस्तों मलेरिया, देश से मलेरिया भी खत्म करना चाहता है भारत। तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक दोस्तों रेलवे कब तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा दोस्तों 2030 तक, यानी मलेरिया और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक ये दोस्तों भारत का एक ही वर्ष का टारगेट है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2030 है। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और 2029-30 तक भारतीय रेलवे की अनुमानित ऊर्जा मांग जो होगी वो होगी 8200 मेगावाट दोस्तों, ये याद रखिएगा। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों प्रदान किया गया है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शक्तिकांत दास दोस्तों RBI का 2018 से नेतृत्व कर रहे हैं और RBI की दोस्तों स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीयकरण दोस्तों इसका कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ था 1949 में, ये याद करके रखिएगा। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वो की गई थी RBI एक्ट 1934। ये दोस्तों जो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया शक्तिकांत दास को, उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न संकेतों के माध्यम से वित्तीय बाजारों में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सागर परिक्रमा 4 क्या है दोस्तों? कहाँ से शुरू किया गया है ये बताना है। तो ये शुरू किया गया दोस्तों कर्नाटक से। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1। कर्नाटक के दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्टों से शुरू किया गया। एक का नाम है उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ जिले। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री दोस्तों कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण पहला दोस्तों गुजरात से शुरू किया गया और सागर परिक्रमा चरण का दूसरा था 7 स्थानों से शामिल किया गया और सागर परिक्रमा चरण तीसरा जिसका संस्करण था वो महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों से शुरू किया गया। सागर परिक्रमा ये सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक समुद्री विकास वाली यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पे दोस्तों? द हेग में है। द हेग नीदरलैंड दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। यदि बात करें ICC की, तो ICC दोस्तों ये रोम संधि के द्वारा, किसके द्वारा? रोम संधि के द्वारा स्थापित किया गया था और ये रोम संधि दोस्तों कब की गई थी? तो ये रोम संधि 1998 में हुई थी। इसी संधि के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना की गई थी जुलाई 2002 में। जुलाई 2002 में यहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी। यदि बात करें कि दोस्तों मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के खिलाफ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एकमात्र स्थायी अदालत है और USA, चीन और इजराइल के सदस्य दोस्तों नहीं है। ICC दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो ICJ से बिल्कुल अलग है क्योंकि ICJ एक दोस्तों UNO के दोस्तों जो 6 संस्थान है उनमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट है और UNO के दोस्तों 193 मेंबर के लिए, यानी जो 193 मेंबर हैं इनकी जो सुनवाई दोस्तों होती है वो होती है ICJ में। ठीक है दोस्तों, तो इन 193 इसलिए दोस्तों ये ICC से बिल्कुल अलग है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर द हेग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है ढाका, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पे भारतीय दोस्तों बांग्लादेश में उच्चायुक्त कौन है? तो नाम है प्रणय वर्मा। प्रणय वर्मा दोस्तों बांग्लादेश में इसमें उच्चायुक्त है। स्टडी इन प्रोग्राम दोस्तों 2018 से चलाया जा रहा है। स्टडी इन प्रोग्राम दोस्तों क्या है? तो ये विदेशी जो स्टूडेंट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वो इंडिया में आकर के पढ़ाई कर सकें, जिसके लिए भारत सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करती है और अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराती है, जिससे कि विदेशी छात्रों को मौका मिले। नेपाल भारत पावर एक्सचेंज कमेटी की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है रोहित बोपन्ना। क्या नाम है? रोहित बोपन्ना दोस्तों इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।